फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। पहले कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। फर्स्ट फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एक लाइट एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, तो लाइट का रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। आई बात समझ में? रिफ्लेक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ। और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर है। लिख देता हूँ। व्हेन ए लाइट इंसिडेंट एट ए सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड लाइट इज, ये परपेंडिकुलर का साइन, इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट if angle of incidence, if angle of incidence is 60 degree, find refractive index of medium, find mu of medium। तो फर्स्ट मीडियम के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब उसे एयर लेना होता है। तो ये सरफेस बना लो। फर्स्ट मीडियम जो है हमारा मीडियम वन, वो एयर है। और सेकेंड मीडियम टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना। और कह रहा है कि जब लाइट इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल है। लाइट का रिफ्लेक्शन भी हुआ, रिफ्रैक्शन भी हुआ, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 डिग्री। तो एक लाइट को रिफ्लेक्ट करा दो, ये रिफ्लेक्ट हो गया। और एक लाइट को रिफ्रैक्ट करा दो, ये रिफ्रैक्ट हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री। तो हमें सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना फिर एक मिनट में ट्राई करूँ। है। हाँ बिल्कुल। सर रूट 3 आ रहा है। हाँ रूट 3 है।
कैसे बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, तो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर लेंगे, तो यहाँ पे हम लीनियर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा 60 + 90 + R = 180। तो आर का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। हाँ। और फर्स्ट मीडियम एयर हो तो मैंने म्यू का फॉर्मूला लिखा है कि sin I/sin R। ये हो गया sin60/sin30। अब ये कैलकुलेट करोगे तो √3 इसी तरह से बनाया। हाँ सर, मैंने हाँ, एंगल तो मेरा भी 30 डिग्री आया है इवेंचुअली। हाँ, बस वही करना होगा। नंबर 2, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है √3/2 है। एक नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया। तो रे इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से। ये रिफ्रैक्ट किया और ये पहुंचा इस पर। बाहर का मीडियम एयर है, यहाँ पे ये मीडियम एयर है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो पहले एयर से मीडियम में इंसिडेंट रिफ्रैक्ट हुआ तो टुवार्ड्स नॉर्मल, फिर मीडियम से एयर में तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमें निकालना है टो, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। फाइंड टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। तो फर्स्ट सरफेस पे आर निकालो, उससे तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। फिर सेकंड सरफेस पे निकालो, उस पे मिलेगा। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है देखोगे, ये क्लॉकवाइज हुआ, I - R। I - R होगा। सेकंड वाले केस में भी क्लॉकवाइज ही हुआ है, R - I। I होगा। दोनों को ऐड कर देंगे। इस पॉइंट का नाम पी पॉइंट का। तो फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसमें आर का वैल्यू क्या आया? 45 आया तुम्हारा। यस सर। और रिफ्रैक्शन एट पी, यहाँ पे हम
1 into sin 60 डिग्री मीन 30 डिग्रीज आ रहा है सर आंसर। कितना आंसर आया? 30 डिग्रीज। हाँ, फाइनल 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री और डेल्टा वन हो जाएगा हमारा I माइनस R1 15 डिग्री। अब ये हमारा 45 हो गया, ये भी 45 हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन एट क्यू एट क्यू ये हो जाएगा √3/2 साइन 45 = 1 साइन R2। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टू का वैल्यू R2 माइनस I1 होगा हमारा। तो ये भी 15 डिग्री हो गया और दोनों क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज तुम देख सकते हो कि फर्स्ट सरफेस पे एयर में 60 डिग्री है तो मीडियम में 45 आया, और सेकंड सरफेस में मीडियम में 45 है तो एयर में 60 ही आया। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक थ्योरी है जिसका यूज हम प्रॉब्लम में करते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है समझोगे? हमारा ये रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, तो इसमें रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब, तो रिफ्रैक्शन होगा पहले नॉर्मल की तरफ, फिर टुवार्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर हमारे पास यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है, तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा। फिर से रिफ्रैक्शन होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास फिर से एक प्लेन मिरर है, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। यदि किसी पॉइंट पे उसके डायरेक्शन ऑफ पाथ को हम रिवर्स कर दे, उसका एक मेथड क्या हो सकता है कि इसके परपेंडिकुलर एक मिरर रख दो, प्लेन मिरर, तो जिस पाथ से इसका पाथ रिवर्स हो जाएगा, तो जिस पाथ से वो गया आया था उसी पाथ से बिल्कुल वापस चला जाएगा। हम्म। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि लाइट के डायरेक्शन को यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दे तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस चला जाएगा। When a ray of light is made to travel in opposite direction, it follow the same path in opposite direction। अब इसका प्रॉब्लम में किस तरह से यूज कर सकते हैं समझोगे? एग्जाम्पल, यदि तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
20 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। यदि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 60 रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम 60 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो 20 आएगा। आई बात समझ में? यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 था और इमेज बना 60 पे, यदि ऑब्जेक्ट को 60 पे रखोगे तो इमेज 20 पे बनेगा। ये किसी भी फॉर्मूले में चेक कर सकते हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, लेंस हो, या फिर हमारा प्लेन मिरर हो। प्लेन में तो इक्वल इक्वल ही होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर? यस सर। जैसे कनके मिरर में तुम्हें याद है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है। हम्म। तो ये इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे एक चीज हम प्रूव करेंगे कि जब लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास से पास करेगा तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल होंगे। यस सर, स्नेल्स लॉ से प्रूव होता है ना वो। हाँ, उसी से प्रूफ होगा। व्हेन रे ऑफ लाइट pass through a rectangular glass slab, then prove that incident ray is parallel to emergent ray। तो हम पहले बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर दें। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया Q। इस एंगल को ले ले हम I, इस एंगल को ले ले हम R1। तो ये एंगल हमारा R2 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, यस। और ये एंगल हो जाएगा हमारा I, R2 या R1? R1। ये हो जाएगा R1, और हम इस एंगल को I डैश ले लें। यदि हम प्रूफ कर दे कि और I एंड I डैश इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इंसिडेंट रे जो है, जिसका नाम हम AP कर दे, ये हम्म। पैरेलल है QB के। हाँ। तो उसके फर्स्ट मीडियम कोई भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एयर ले सकते हैं, कोई भी मीडियम ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये म्यू है और ये भी है। इमर्जेंट रे का मतलब ये होता है कि फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तभी उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो पी पे एक बार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, एक बार क्यू पे लगाएंगे। यस सर। फॉर रिफ्रैक्शन एट पी, 1 into sin I is equal to mu into sin R1 for refraction at Q।
म्यू इंटू साइन R1, 1 इंटू साइन I डैश फ्रॉम 1 and 2 साइन I इज इक्वल टू, यहां से हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू I डैश। इससे प्रूफ हो गया इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट। ठीक है। यस सर। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। ये हमारा ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ हमारा, ये इंसिडेंट रे, ये बेंड कर गया टुवार्ड नॉर्मल, यहाँ पे भी हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो हमें मालूम है कि ये इंसिडेंट रे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। क्या गिवन है, हमें ग्लास स्लैब का थिकनेस गिवन है T, और गिवन क्या गिवन है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो मीडियम है उसका भी गिवन हो सकता है, सेमी होना होगा। यहाँ पे हम एयर ले लेते हैं, और हमें गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें निकालना है डेल्टा का फॉर्मूला। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और आई गिवन है। तो हम फॉर्मूले से आर तो निकाल सकते हैं। आर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा के साइड्स निकाल लेंगे, फिर उसमें से दो ट्रायंगल्स बनेंगे, तो उससे निकल जाएगा। एक बार हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट का नाम पी क्यू एम एन। एक बार पी एम क्यू में हम लगाएंगे, उससे हम निकाल लेंगे पी क्यू, और फिर पी एन क्यू में पी क्यू मालूम है, और ये एंगल जो है ये हो जाएगा आई माइनस आर, हाँ, तुम्हारा मिल जाएगा। उससे डेल्टा निकल जाएगा। हाँ, ये हमारा हो गया इन ट्रायंगल पी एन। कॉस आर, बेस हमें मालूम है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। कॉस आर इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी क्यू का वैल्यू हो गया टी डिवाइड बाय कॉस आर। और इन ट्रायंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू साइन आई माइनस आर डेल्टा डिवाइड बाय पी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये फॉर्मूला आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया।
और हम आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा देंगे, 1 × sin I इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। यहाँ से हम आर निकाल। ओके, यस सर। इस पे एक सॉल्व कर ले हम। देयर इज ए rectangular glass slab. There is a rectangular glass slab of thickness 12 centimeter and mu equal to under root 3. A ray of light incident at 60 degrees. Find its angle of, find its lateral displacement. Find its lateral displacement. बस फॉर्मूला लगाओगे बच जाएगा। पहले आर का वैल्यू निकाल लो, फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। तो सेंटीमीटर में निकालना है ना? हाँ, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में निकाल।4√3 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारा आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या क्या गिवन है? टी का वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, म्यू का वैल्यू गिवन है √3, आई का वैल्यू है गिवन 60 डिग्री। कैलकुलेट करोगे तो आर का वैल्यू 30 डिग्री है ना। हम्म। और डेल्टा फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर साइन आई माइनस आर, 60 माइनस 30 डिवाइड बाय कॉस आर, कॉस हो गया 12 सेंटीमीटर इंटू 1/√3, 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आगे पर एक ही और क्वेश्चन है हमारा कि हमारा जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन मोर देन वन सरफेस पे हो रहा है, और जो सारे रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिख देता हूँ पहले। अच्छा हाँ सॉरी, कल कराया था मेरे से, नहीं हो पाया था कल ये वाला टॉपिक। ये मैं वहीं पे कराता हूँ, मैं जहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ाता हूँ वहीं पे भी ये फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फिर मैं भूल गया था इसलिए मुझे यहाँ लिखा था। इसका जो ये सॉल्व होता है ये स्नेल्स लॉ से होता है। हाँ जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट डिफरेंट पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। वहां पे क्या पढ़ा दिया उन्होंने कल? कल सर कहाँ तक कल पढ़ा दिया? आ, यहीं तक पढ़ाया था कल तो। यहीं तक पढ़ा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लास्ट करवाया था। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, हाँ लास्ट। ठीक। सर उन्होंने ना पढ़ाया ही नहीं वो कॉनकेव वगैरह वाला।
स्पेरिकल। मिरर। मिरर। पढ़ाया। मिरर नहीं पढ़ाया उन्होंने? हाँ मतलब उन्होंने कहा था। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो 10th क्लास में भी है ना उसे। क्लास में भी था वो। अब यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है v1, ये है v2, ये है v3, ये है v4। इस तरह से देखिए। और लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ, पाथ चेंज हुआ, डिपेंडिंग ऑन व्यू उसका डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ भी मूव कर सकता है, अभी भी मूव कर सकता है। हम्म। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें। ये एंगल हम ले ले थीटा 1, ये एंगल हो जाएगा थीटा 2, और ये हो जाएगा थीटा 2, ये हो जाएगा थीटा 3, ये हो जाएगा थीटा 3, और ये हो जाएगा थीटा 4। नाम रख दे P1, P2, P3। इक्वेशन लिख देते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन एट P1, P2, P3। P1 पे लिखेंगे फॉर्मूला, तो क्या बनेगा हमारा, म्यू 1 साइन थीटा 1 इजकल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 बनेगा। Yes, और P2 पे रखेंगे तो क्या, P2 के लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा, म्यू 2 साइन थीटा 2 इजकल टू म्यू 3 साइन थीटा 3। हाँ। और की P3 पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, U3 साइन। म्यू 3 साइन थीटा 3 इक्वल टू म्यू 4 साइन थीटा 4। हम्म। इसका मतलब हमारा ये सभी इक्वल हो गया ना सब। हाँ तो न्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू न्यू। तो हम लिख सकते हैं म्यू 1, वहां पे मैंने बताया था कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, वही चीज फॉर्मूला यहाँ पे है। बस कंडीशन क्या है कि जितने भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है पैरेलल होने चाहिए। यदि पैरेलल नहीं होगा तो यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर रहे हो इक्वल नहीं होता। म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3 म्यू 4 साइन थीटा 4। इस तरह से जितने भी उस तरह से हम करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो कि जेई में आ चुका है कि म्यू 1 और म्यू 3 सेम है। तो म्यू 1 एंड म्यू 3 सेम है तो साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 3 हो गया, तो थीटा 1 हो गया थीटा 3 के हम्म। इक्वल। इसका मतलब कि फर्स्ट मीडियम और थर्ड मीडियम में लाइट जो है पैरेलल हो जाए। हम्म। और हमें यदि मान लो कि इक्वल में नहीं भी है, हमें म्यू 1 गिवन है, थीटा 1 गिवन है, म्यू 3 गिवन है, थीटा 3 गिवन है, थीटा 3 हमें फाइंड करना है, तो हमें म्यू 2 की जरूरत नहीं है, हम सीधे डायरेक्ट म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 3 साइन थीटा 3 यूज कर सकते हैं। हमें बीच वाले मीडियम की जरूरत ही नहीं है। हम्म। क्लियर? यस मैम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, तो ये और कुछ ना कुछ है। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एपरेंट शिफ्ट। ये तुम्हें 10th क्लास में किया हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, एक एक टब है हमारा, उसमें वाटर फिल है, तो उसको हम ऊपर से देखेंगे तो उसका जो बेस है हमें थोड़ा ऊपर नजर आता है। इसमें हमने वाटर फिल,
इस हम ऊपर से इसके बेस को देख रहे हैं, तो इसका बेस जो है हमें थोड़ा ऊपर नजर आएगा। तो कोई भी चीज हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि लाइट वहां से निकलकर हमारे आई में आया। तो सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है हमारा, इसे हम देख रहे हैं। तो एक लाइट हम बिल्कुल ही नॉर्मल लेते हैं, तो इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये सीधा चला जाएगा। ठीक है। यस। दूसरा, और ये वाटर से एयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम। अब इसे हम देखेंगे यहां से, ये हमारा आई है। तो हमें ये जो लाइट है, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें इस पॉइंट पे नजर आएगा। ये हमारा हो गया इमेज। तो आई को लगेगा कि दोनों लाइट जो है इस पोजीशन से आ रहा थी, ये हो गया हमारा इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन क्या बताया था? रिफ्रैक्शन से पहले लाइट जहां से आ रहा है यहाँ पे या जहां पे जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट है। हम्म। और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से आ रहा हो या जिस पॉइंट पे जा रहा हो वो इमेज है, तो आई इमेज है। और आई को जो है लाइट जो है ना, लगेगा कि वो आई पॉइंट से आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। तो वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया इमेज। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैपिटल एच लिख लें और इसे लिख लें हम स्मॉल। और ये यहाँ पर हमने वाटर का एग्जाम्पल बनाया, हम कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ जो लाइट है जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले लेते हैं, और लाइट बाद में जिस मीडियम में गया वो म्यू 2 ले लेते हैं, और म्यू 2 को हमने म्यू 1 से कम बनाया है ना, म्यू 1 को हमने डेंसर बनाया रे डायग्राम। यस सर। तो हम इस पी पॉइंट पे इसका नाम कर लेते हैं एम, और इसका नाम कर लेते हैं एन, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। आई है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये आई हो जाएगा, और आर है तो ये टोटल आर होगा हमारा, और ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आर होगा ऐसा। यस सर। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दो फॉर रिफ्रैक्शन एट एन। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल कब है? जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर से देखें, बिल्कुल टॉप से। इसका मतलब क्या जो है, जो एन पॉइंट है वो एम के काफी क्लोज है। आई बात समझ में? यस सर। फॉर नॉर्मल व्यू, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, तो उस केस में जब एन जो है एम के क्लोज होगा, एन वेरी क्लोज टू एम, तो हमारा जो सेकेंड एक तो स्ट्रेट गया वो तो बिल्कुल ही ऊपर है, तो सेकेंड वाला जो रे है वो भी बिल्कुल ही इसके क्लोज आ जाएगा। इसका यदि डायग्राम बनाना चाहो तो इसको और मतलब इस तरह से होगा, ऐसे होगा। आई बात समझ में? तो इस केस में हम
एन जब एम के क्लोज होगा तो देखोगे आई जो है बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो उस केस में जो है साइन आई tan आई के इक्वल हो जाता है। और tan आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एम एन डिवाइड बाय बेस कैपिटल एच। और साइन आर ये हो जाएगा tan आर हो जाएगा एम एन डिवाइड बाय स्मॉल एच। ये पुट कर दो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू वन साइन आई एम एन डिवाइड बाय कैपिटल एच, म्यू टू साइन आर एम एन डिवाइड बाय स्मॉल एच। एम एन कैपिटल, यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल एच का म्यू टू बाई म्यू वन इंटू कैपिटल एच। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। म्यू वन और म्यू टू, अभी बहुत सारे फॉर्मूले में आगे में म्यू वन म्यू टू आएगा। तो म्यू वन और म्यू टू हमें क्या समझना है, म्यू वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट पहले था, और म्यू टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद चला गया। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे म्यू वन ऑब्जेक्ट का मीडियम और म्यू टू इमेज का मीडियम, ये नहीं कंसीडर करना है, बल्कि म्यू वन है मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट रिफ्रैक्शन से पहले था, और म्यू टू है जिसमें रिफ्रैक्शन के बाद चला। अब यहाँ पे हम इसको दो केस ले लें। केस नंबर वन, जब लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से एयर में ट्रैवल कर रहा हो, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास। रेयर मीडियम में डेंसर टू एयर लिख लेते हैं, डेंसर टू एयर। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये म्यू है, और ये एयर। यहाँ से हम लाइट बनाएंगे, तो एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा जो हमने पहले बनाया था, पहले भी डायग्राम में ऐसा ही था, डेंसर से रेयर ही जा रहा। दूसरा हमारा इस तरह से बनेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इमेज हमारा ये बन जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है फॉर्मूले में, वो जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे। हमारा म्यू वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू वन है म्यू, और म्यू टू का वैल्यू हो जाएगा वन। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करोगे तो हमारा स्मॉल एच का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एच बाई म्यू। ये फॉर्मूला 10th क्लास में शायद है। नहीं सर। तो जब लाइट हमारा वाटर से बाहर निकलेगा तो उस केस में इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होता है, हमें ऑब्जेक्ट जो ऊपर नजर आ रहा है। क्लियर। यस सर। केस नंबर टू,
when light travel from air to denser medium. यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा ऑब्जेक्ट, ये एयर है और ये म्यू है। यहाँ पे भी एक लाइट हम नॉर्मल इंसिडेंट करें, और एक इस तरह से। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा और मैं एंगल पे बनाता हूँ तो डायग्राम क्लियर है। ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा और इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रहा है। तो ये हो गया हमारा इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, ये हो गया इमेज का। तो यहाँ पे देखो इमेज दूर बन रहा है, यस। फॉर्मूले से भी आ जाएगा सेम चीज। यहाँ पे म्यू वन का वैल्यू 1 हो जाएगा, एयर है, और म्यू टू का वैल्यू म्यू हो जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करोगे तो स्मॉल एच आ जाएगा म्यू इंटू कैपिटल। तो स्मॉल एच इसमें कैपिटल एच से ग्रेटर है, म्यू 1 से ग्रेटर। क्लियर। यहाँ पे दोनों एज जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस है वो सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे डिस्टेंस लेना, ये ध्यान रखना। अब इस पे हम प्रॉब्लम करते हैं। ये हमारा वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। हमारे पास यहाँ ऊपर में एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, और यहाँ पे एक फिश है। ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि बर्ड को फिश कितने डिस्टेंस पे नजर आएगी और फिश को बर्ड कितने डिस्टेंस पे नजर आएगी, एट विच डिस्टेंस या व्हाट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर ए, फिश अपीयर टू बर्ड और बी, बर्ड अपीयर टू फिश। क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। बर्ड अपीयर टू फिश।
ए का सॉल्यूशन, फिश अपीयर टू बर्ड, बर्ड फिश को देख रही है, तो लाइट जो है फिश से निकल के जाएगा बर्ड में। तो पहले लाइट है तुम्हारा डेंसर मीडियम में, वाटर में, फिर गया तुम्हारा किसमें, एयर में। तो जो स्मॉल एच है इसका फॉर्मूला कैपिटल एच बाई मी यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 4/3, 30 सेंटीमीटर। पर ये आंसर नहीं है, ये क्या है, ये है इमेज का डिस्टेंस वाटर के सरफेस से, और हम्म। फिश इससे 60 सेंटीमीटर ऊपर है। हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 60 + 30। क्या ये बात समझ में आया? यस। इसलिए मैंने बार बार बताया कि जो स्मॉल एच और कैपिटल एच है वो सरफेस से डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि इमेज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बर्ड को कहाँ फिश कितने डिस्टेंस में नजर आएगी, तो हमें डिस्टेंस बर्ड से लेना है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा बी में, बी में फिश जो है वो बर्ड को देख रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है, और बर्ड का डिस्टेंस सरफेस से 60 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे कैपिटल एच का वैल्यू 60 हो जाएगा, और फॉर्मूला लगेगा म्यू इंटू एच। म्यू का वैल्यू 4/3 और एच का वैल्यू 60, ये क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये भी डिस्टेंस सरफेस से, इसमें 40 ऐड कर देंगे, हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा 40 + एच, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्लास में एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम्म। अब एक और प्रॉब्लम पहले करिए। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका म्यू का वैल्यू है 3/2। इसका थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हम एक साइड से देख रहे हैं, तो हमें वो नजर आ रहा है 4 सेंटीमीटर पे। तो हमें बताना है कि दूसरे साइड से देखेंगे तो कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा। न्यू कितना है? 3/2। हम्म। A small object appear at 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं 2 सेंटीमीटर, मैंने गलत बता, appear at 2 सेंटीमीटर from one side, from one side. Where will it appear from other side? फिर हम ये मान के चले ना कि हम देख रहे हैं, तो फिर हमारा ग्लास स्लैब से डिस्टेंस नहीं है कोई भी। हाँ, सरफेस के क्लोज है। ठीक।
14 सेंटीमीटर आ गए नहीं। 14 कैसे आ सकता है? हम्म, 14 का मतलब क्या हो गया, ग्लास स्लैब के बाहर ही चला जाएगा। हाँ। सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा कि एक कैपिटल। तरफ से हमें 2 सेंटीमीटर तो नजर आ रहा है, इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं है। अपीयर, वो हमें दिख रहा है 2 सेंटीमीटर पे, मतलब इमेज का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे। फ्रॉम वन साइड, स्मॉल एच का वैल्यू 2 है, और स्मॉल एच का फॉर्मूला लगेगा कैपिटल एच बाई म्यू। इसको H1 कर देते हैं। है। तो H1 का वैल्यू 3 आ गया। तो एक तरफ से क्या, न्यू इंटू एच नहीं करेंगे? ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है ना, ग्लास के अंदर है। हाँ, तो डेंसर से और में। ओहो। ठीक है। H2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 माइनस H1, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड वाले में 9 सेंटीमीटर यूज करें। फ्रॉम अदर साइड, 9 डिवाइड बाई 3/2, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं इतना। ओके।